अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का नावल। और नावल की है आज सेकंड एपिसोड और नावल का नाम है गुनहगार। गुनाहगार कह लें या गुनहगार कह लें, जो भी है। और इसको लिखा है जीना शर्जील ने। आज हम इसकी सेकंड एपिसोड जो है वो रीड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और ये हमने लास्ट ख़त्म किया था यहाँ पे कि ध्यान से मेरे दोस्त याद रखना, यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। यहाँ अगर सबके सामने पड़ गया तो एक पुलिस वालों का और भी रिकॉर्ड लगेगा। नमीर के मुखलिसाना मशवरे पर नौफल इसे गालियाँ देता हुआ वहाँ से चला गया। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। हेलो, कैसी हैं आप? शांति वहाँ पर सिर्फ अनाया की नाराज़गी की धमकी की वजह से आई थी, मगर अब अकेली बैठी हुई इसे बोरियत महसूस हो रही थी। जब भी अपने करीब से आती मर्दाना आवाज पर चौंकी। कौन है आप? चांदे से इसे देखकर फौरन पहचान गई, मगर चेहरे पर अजनबियत के साथ साथ संजीदगी तारी करते हुए पूछने लगी, मुझे नहीं पहचाना आपने? नौफल हैरत से इसे देखकर पूछने लगा, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर शाहरुख खान भी इनवाइटेड है। शांदे इस पर संजीदगी से तंज करती हुई बोली, तंज अच्छे मारती हैं आप। चले, मैं आपको याद दिला दिला देता हूँ। चंद दिन पहले आप किसी पके हुए आम की तरह मेरी झोली में आकर गिरी थी। मेरा मतलब है, हफ्ते पहले ही मैंने आपकी जान बचाई थी। अब कुछ याद आया आपको? नौफल साहब साफ महसूस कर सकता था कि इसको पहचानने के बावजूद पोज कर रही थी, जैसे जानती ना हो। तभी नौफल इसे वो मंजर याद दिलाने लगा जब वो ऊपर से कूदने के चक्कर में इसकी गोद में आ गिरी थी। मुझे देखने के बाद याद तो आपको भी बहुत कुछ आया होगा। शांजे अपने हाथ की हथेली दूसरे हाथ से खुद जाते हुए संजीदगी से पूछने लगी। शांजे के इस अंदाज पर नौफल हंसता हुआ इसे देखने लगा। काफ़ी ढीठ हैं आप, वरना आपको मेरे सामने आते हुए अपना चेहरा छुपाना चाहिए था। यकीनन इस दिन का पड़ने वाला थप्पड़ को भी आप भूल चुके होंगे। शांति से शर्मिंदा के होने की बजाय ढिठाई से हंसते हुए देखकर मजीद साफ लफ्जों में शर्मिंदा करती हुई बोली, चेहरा मुझे नहीं आपको छुपाना पड़ता। अगर इस दिन मैं थप्पड़ का बदला लेता, मगर क्या है ना, औरत की बेबसी से फ़ायदा उठाने वाला मर्द मैं हरगिज़ नहीं हूँ। नौफल इसको देखकर जताता हुआ बोला, जो औरत को बेबस करके इसका फ़ायदा उठाते हैं, मेरी नज़र में वो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं होते। शांति अपनी बात मुकम्मल करके अब स्टेज पर अनाया को देखने लगी। इसका मतलब साफ था, शांति अब इससे बात नहीं करना चाह रही। बहुत अच्छी सोच है आपकी, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता हूँ। मुझे लग रहा है हम दोनों के ख़यालात एक दूसरे से बहुत मिलते-जुलते हैं, इसलिए हमें फ़ौरन दोस्ती कर लेनी चाहिए। नौफल नाम है मेरा। नौफल ने हाथ में लाने की गर्ज से इसके आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो शांति ने हकारत भरी नज़र इसके हाथ पर डाली और संजीदगी से इसको देखने लगी। मैं मर्दों से हाथ मिलाने वाली लड़की हरगिज़ नहीं हूँ, इसलिए आप अपना ये फ्रैंक नेचर लेकर किसी और लड़की पर ट्राई करें। मेरे पास तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आपको यहाँ अपने जैसी हज़ारों लड़कियाँ मिल जाएँगी। और दूसरी बात, मेरे और आपके ख़यालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे आप और आपके जैसे दूसरे मर्दों से नफ़रत है। मेरी ताज़ा-ताज़ा राय आपके बारे में यही है कि एक थप्पड़ आपके लिए काफ़ी नहीं था, इसलिए आप मुझसे दूर रहिएगा। यही आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा। शानज़ नौफल को अपनी तरफ से खरी-खरी सुनाकर वहाँ से जाने लगी। वैसे इस तरह की बातें करके आपको नहीं लग रहा आप मज़ीद मुझे अपनी तरफ मतवज्जा कर रही हैं? टाइम का प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आपसे बात करके आपके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करके मुझे अच्छा लग रहा है, और अब तो मुझे लग रहा है आपसे दूरी मेरी सेहत के लिए मुज़र होगी। अब मुझे अपने लिए संजीदगी से कुछ न कुछ सोचना ही पड़ेगा, दूसरे मर्दों से नहीं। मगर अपने आप से मैं आपको ज़्यादा देर तक नफ़रत नहीं करने दूँगा, ये वादा है मेरा। अब की बार नौफल भी संजीदगी से इसको देखकर कहता हुआ वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ शांति इसको गुस्से में घूरती रह गई। इसकी नज़र में नौफल का इमेज मज़ीद ख़राब हो गया। वो दूसरी मुलाकात में भी इससे फ्लर्ट कर रहा था, छिछोरा कहीं का। तमाम गेस्ट की मौजूदगी में निहाल ने अनाया को अपने हाथ से रिंग पहनाई। बहुत सारी रश्क और हसद की मिली-जुली नज़रें इन दोनों के ऊपर मरकूज़ थीं। निहाल और अनाया एक साथ खड़े हुए परफेक्ट मैच लग रहे थे। निहाल ने जब अनाया को रिंग पहनाई तो अनाया ने नज़र उठाकर निहाल को देखा। वो इसी को देखकर मुस्कुरा रहा था। अनाया फ़ौरन अपनी नज़रें झुका गई, जिस पर निहाल की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई।
इस लम्हे निहाल की फीलिंग्स अनाया के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जिन नज़रों से वो अनाया को देख रहा था, शायद पहले कभी इसने अनाया को इस तरह ना देखा हो। दूसरी तरफ अनाया जो पहले ही इससे ज़्यादा बात नहीं करती थी, आज मज़ीद निहाल को देखकर मज़ीद नर्वस हो रही थी। मेरे भाई अब थोड़ा कैमरे की भी तरफ देख लो, कैमरामैन कब से तुम्हारी तस्वीरें लेने के लिए मुंतज़िर खड़ा है। नमीर के बोलने पर निहाल ने इसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। वाह बेटा, वहाँ तो बड़ी मोहब्बत भरी नज़रों से देखा जा रहा था और भाई को ऐसे देख रहे हो जैसे कच्चा ही निकल लोगे। नमीर के बोलने की देर थी, आस-पास के तमाम लोग इसकी बात पर हँस पड़े, जिससे अनाया मज़ीद कन्फ्यूज़ होने लगी। नमीर, अगर तुमने अब अपना मुँह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे दाँत तोड़ दूँगा। निहाल ने अब की बार खो घूरने की बजाय अनाया को नर्वस देखकर नमीर को बहुत प्यार भरे अंदाज में धमकी दी, जिस पर सैड स्माइल देकर खामोश हो गया। इतनी देर से अकेले क्यों खड़ी हो, क्या सोच रही हो? नमीर काफी देर से मनाल को देख रहा था, जो सबसे अलग थलग खड़ी थी। तभी इसके पास आकर पूछने लगा, सारा मूड खराब कर दिया। जो जो और जो और टीना ने आकर मुझे स्पेशली टीना से तुम्हें मिलवाना था। वो अभी भी बेजार देख रही थी, मुंह बनाती हुई नमीर से बोली, मिनाल, तुम्हारी जिंदगी में अब जो टीना ही रह गए हैं यार। इनके बिना तुम्हारे दिल ही नहीं लगता। हर वक्त इनके साथ रहती हो, हर वक्त इनकी बातें करती रहती हो। तुम्हारी अपनी फैमिली और स्पेशली मैं, हम कहाँ पर हैं तुम्हारी लाइफ में? निहाल की मंगनी की वजह से नमीर आज बहुत खुश था और वो किसी भी बात को लेकर गुस्सा नहीं करना चाहता था, मगर वो मिनाल की बात का बुरा मनाता हुआ बोला, तो तुम्हें मेरे फ्रेंड्स बुरे लगते हैं? मृणाल ने त्योरी चढ़ाकर नमीर से पूछा। सच बोलो तो हाँ, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी का मरकज अपने फ्रेंड्स की जात को ही बना लिया है। चंद माह से तुमने अपने फ्रेंड्स की वजह से ना सिर्फ अपनी फैमिली को बल्कि मुझे भी इग्नोर किया हुआ है। नमीर बिगड़े मूड के साथ बोला। अच्छा, तुम अपना मूड तो ठीक करो। तुम्हें कहाँ इग्नोर कर रही हूँ मैं? मृणाल फौरन इसकी नाराज़गी के डर से बोली, वरना नमीर इससे 2 दिन तक रूठा रहता और इसे बिला वजह की नमीर की मिन्नतें करते हुए इसे मनाना पड़ता। मूड ठीक है मेरा, मगर मैं अपनी ज़ात की इग्नोरेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो इस स्टेज पर निहाल और अनाया को मुबारकबाद देते हैं। अनाया का नाम सुनकर मनाल का मुंह कड़वा हो गया, मगर वो नमीर की नाराजगी का सोचकर नमीर के साथ स्टेज की तरफ निहाल और अनाया के पास जाने लगी और अपनी जिंदगी में आने वाली इस नई तब्दीली से बहुत खुश था। बहुत जल्द वो इसके दिल में जगह बना गई थी। वो अपने बेडरूम में बैठा बैठा बेड पर लेटा हुआ आंखें बंद करके अपने आने वाली जिंदगी के हसीन ख्वाब देख रहा था। तभी इसे महसूस हुआ जैसे वो कमरे में अकेला मौजूद नहीं है, कोई और भी इसके साथ मौजूद है। किसी दूसरे वजूद की मौजूदगी के एहसास से इसने अपनी आंखें खोली। सामने वाली दीवार के साथ फरहीन को खड़ा देखकर एक पल के लिए वो खौफजदा हो गया और उठकर बैठा। फरहीन पर पुरस्रार मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए चलती हुई इसके करीब आई। वो खौफजदा नजरों से इसे देखने लगा। भला मरने के बाद कौन इस तरह आ सकता है? वो दिल ही दिल में सोचने लगा। मेरी आँखों से ज़िंदगी के ख्वाब नोचकर तुम खुद अपनी ज़िंदगी के हसीन ख्वाब देख रहे हो। हमेशा तड़पते रहोगे, तुम्हें कभी भी कोई खुशी नसीब नहीं होगी, तरसोगे तुम खुशियों के लिए। पर इनकी बातें इसके दिल में तीर की तरह चुभने लगी। तड़प कर इसने अपनी आँखें खोली। इसका पूरा वजूद चेहरा इसका पूरा चेहरा ही नहीं, पूरा वजूद पसीने में शराबोर हो रहा था। जल्दी से उठकर इसने अपने कमरे की लाइट खोली और अपने कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। ये ख्वाब था इतना भयानक, वो खुद से मुखातिब हुआ। इसका दिल बुरी तरह घबराने लगा। कमरे की लाइट बंद किए बिना वो वापस आकर बेड पर लेट गया और कमरे की छत को घूरने लगा। इसे मालूम था अब इसे नींद नहीं आएगी। रात भर जागने के बायस सुबह इसका सर दर्द से भारी हो रहा था। मेज़ पर अपने सामने खुली हुई फाइल में वो कोई केस देख रहा था, जब सदीक एक लड़के को मारता हुआ पुलिस स्टेशन के अंदर लाया।
क्यों शोर मचा रखा है सदीक? कौन है ये? नौफल ने माथे पर नागवार शिकने लाते हुए सदीक से पूछा। सर, ये वही बदबख्त है जिसके खिलाफ चंद दिन पहले रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। एक मासूम लड़की की इज्जत से खेलने वाला। सदीक ने इस लड़के की गुद्दी पर जोरदार हाथ जड़ा और नौफल को बताने लगा, जिस पर नौफल की पेशानी की शिकनों में मजीद इजाफा हुआ। नौफल कुर्सी से उठता हुआ इस लड़के के सामने आकर खड़ा हुआ। बहुत मर्दानगी है तुझमें? नौफल ने इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद करते हुए पूछा। सर, सारी गलती मेरी नहीं है, इसकी मुझसे खुद सेटिंग चल रही थी, मगर इसने मंगनी किसी और से कर ली, इसलिए मैंने। वो लड़का अपने इतराफ़े जुर्म करता हुआ बताने लगा। इसलिए तुमने मर्दानगी के नाम पर अपनी औकात दिखाई? नौफल इसका गिरेबान पकड़कर पूछने लगा। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। इसने मुझे ठुकराया, मैंने इसे किसी दूसरे मर्द के भी काबिल नहीं छोड़ा। वो लड़का कमीनगी से हंसता हुआ बोला। सदीक, इसे पहले इसका केस आगे जाए। आज इसकी सारी मर्दानगी पुलिस के डंडे से बाहर निकाल दो। इसे पुलिस के डंडे के ऐसे जौहर दिखाओ कि आइंदा ये किसी औरत की तरफ देखना तो दूर, खुद को मर्द कहलाने के काबिल ना समझे। नौफल अपने सामने खड़े इस लड़के को देखकर सदीक से कहता हुआ बाहर निकल गया। ओह! तो वो नौफल भाई थे पुलिस वाले जिनको तुमने थप्पड़ दे मारा। बहुत अफ़सोस की बात है शानदे, वो तो इतने शरीफ इंसान हैं। कॉलेज की छुट्टी के वक़्त वो दोनों बातें करती हुई बाहर निकलने लगी। तब अनाया अफ़सोस करती हुई शानदे से कहने लगी। अनाया ने अक्सर नमीर के मुँह से नौफल का नाम सुना था और एक दो दफ़ा सरसरी देखा भी था, मगर अपनी मंगनी वाले दिन निहाल ने इसका नौफल से तारुफ़ कराया और वो अनाया को अच्छा भी लगा। वाह भई! मान गए। अब अगर वो तुम्हारे मंगेतर का पक्का वाला दोस्त निकल आया, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो शरीफ है। बताया तो था मैंने तुम्हें किस तरह वो मुझे अपनी तरफ खींचकर चमाट नहीं रख कर देती ना इसके मुँह पर, तो मालूम नहीं क्या करता। और तुम्हारी मंगनी वाले दिन बिला वजह मैं फ्री हो रहा था। इंतहा का कुछ ठरकी और फ़ज़ूल टाइप का इंसान है। एक नंबर का छिछोरा। शानज़ेब सर झटकती हुई कहने लगी। यही बात तो नहीं समझ में आ रही, उन्होंने आखिर ऐसा तुम्हारे साथ क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं शानदे तुम इन्हें पसंद आ गई हो? अनाया ने अब की बार मुस्कुराते हुए इससे कहा। पसंद आने का ये मतलब है कि पहली मुलाकात में इंसान ऊट-पटांग हरकतें शुरू कर दे। क्या कोई इमरान हाशमी की फ़िल्म चल रही है क्या? और इसे मोहब्बत ना ही हो तो यही इसकी सेहत के लिए बेहतर है, नहीं तो अब की बारी जूती उतरने में देर नहीं लगाऊँगी। शांति को अब नौफल की शक्ल याद करके गुस्सा आने लगा। क्या हर वक्त जंगजू त्यारा बनी रहती हो? कभी तो कोई लड़कियों जैसी रिएक्ट किया करो। वैसे बुरे बुरे नहीं है नौफल भाई, एक दफ़ा गौर करो। अनाया ने इसे अपने तौर पर समझाने की कोशिश की, क्योंकि मंगनी वाले दिन अमीर इससे शांति के मुतल्लिक काफ़ी कुछ पूछ चुका था और सरसरी सा नौफल के बारे में भी इसे बता के नौफल की मदद के आने पर वो बाकायदा रिश्ता लेकर इसके दोस्त के घर जाएगा। ओह हेलो, ये मंगनी करके तुम कुछ ज़्यादा ही अम्मा नहीं बन गई हो? तुम्हें मालूम है ना मुझे चिढ़ है मर्दों से और नौफल एक मर्द ही है। शांति अनाया को घूरती हुई बोली। शादी भी एक मर्द से ही की जाती है मेरी प्यारी दोस्त, सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुज़ारोगी तुम बिना शादी के। अनाया इसकी घूरी को खातिर में लाए बगैर इसका ब्रेन वॉश करने लगी। तुम्हें मेरी सारी प्रॉब्लम्स मालूम है अनाया, मेरे घरेलू हालात, एक अम्मी के सिवा मेरे पास कौन है भला? और ये सारी बातें एक तरफ, मुझे ये मर्द की ज़ात नहायत मफाद परस्त लगती है। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए औरत के पास आने वाली कौम है ये। मेरा दिल नहीं माइल होता मेरा दिल नहीं माइल हो सकता शायद किसी की तरफ। शांदे अनाया को देखती हुई बताने लगी। इतने में अनाया का मोबाइल बजा। हेलो नमीर भाई, खैरियत? नमीर की मोबाइल पर कॉल देखकर अनाया को हैरत हुई। क्लास ऑफ हो गई तुम्हारी? नमीर का मोबाइल पर लहजा बिल्कुल सीरियस लग रहा था। जी बस घर जाने वाली। वो सब ठीक है ना? अनाया ने इससे परेशान होकर पूछा, क्योंकि नमीर ने इस तरह कभी कॉल नहीं की थी। नहीं यार, खैरियत नहीं है, तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नमीर की बात सुनकर अब अनाया को परेशानी होने लगी, इसलिए वो जल्दी से शांदे को बाय कहकर कॉलेज से बाहर निकली। नमीर इसका कार में इंतजार कर रहा था। क्या हुआ नमीर भाई, सब ठीक है? मामू जान खैरियत से है ना? अनाया ने आते ही नमीर से सवालात शुरू कर दिए। कार में बैठो, बताता हूँ। नमीर ने इसके सवालात के जवाब में कहा कार स्टार्ट करने लगा। अनाया जल्दी से कार में बैठ गई। नमीर कार स्टार्ट करके इसे कॉलेज से ले गया। अनाया के कॉलेज से निकलने के बाद शांति भी बस के इंतजार में स्टॉप पर पड़ी हुई थी। तभी इसके पास एक कार आकर रुकी, जिसमें से उतरने वाली शख्सियत को देखकर शांति के चेहरे पर बेजारी छा गई। कैसी हो तुम?
नौफल कार से उतरने के बाद शांति के पास आकर पूछने लगा, बहुत बदतमीज, पिछली 2 मुलाकातों में अंदाजा नहीं हुआ तुम्हें? ये शांति अपने चेहरे पर छाई बेजारी इसे महसूस कराती हुई अपने सामने खड़े ढीठ इंसान को कहने लगी, जो इसको घूरने में मसरूफ था और अब इसकी बात सुनकर बकायदा हंस रहा था। हसीन लोग अक्सर बदतमीज ही हुआ करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है और अब की बार ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है। क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? नौफल दिलचस्पी से इसको देखकर पूछने लगा। हुआ वो आज भी पिछली 2 मुलाकातों की तरह इसे अपनी तरफ मतवज्जो कर रही थी। इस दिन शायद तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आई थी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। फ़ौरन 9 तो 11 हो जाओ यहाँ से। शांति ने इसको देखकर सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा, मिस शांति, मुझे अपनी इज़्ज़त के साथ-साथ तुम्हारी इज़्ज़त भी प्यारी है। जब भी प्यार से कह रहा हूँ, हम आराम से कार में बैठकर बात करते हैं। अब की बार नौफल भी संजीदगी से बोला, अपना नाम इसके मुँह से एक पल के लिए शांति चौंकी। क्या मसला है तुम्हारा? ये पुलिस की वर्दी तुमने गुंडागर्दी दिखाने के लिए पहनी है? एक दफ़ा की बात समझ में नहीं आती? इंटरेस्ट नहीं है मुझे तुमसे बात करने में। शांति जानबूझकर तेज़ आवाज़ में बोली, जिससे आस-पास के लोग मतवज्जा हुए। अभी तक तो मैंने बहुत सीधे तरीके से तुमसे बात की थी, लेकिन तुम्हारे बारे में मेरी राय ये है, तुम हसीन और बदतमीज़ होने के साथ-साथ बेवकूफ़ भी हो। तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए, पुलिस वाले उँगली टेढ़ी करके घी निकालते हैं। नौफल ने शांति के चीखने का नोटिस लिए बगैर इसका बाजू पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाया। तुम मेरे साथ इस तरह ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। शांति को कार में बिठाकर जब वो ड्राइविंग सीट पर बैठा तो शांति चीखती हुई बोली, ज़बरदस्ती करने पर तुमने मजबूर किया है। मेरा तो सीधा-सीधा तुम्हें प्रपोज़ करने का इरादा था। नौफल चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए शांति को देखता हुआ कहने लगा, अपनी उम्र देखो और हरकतें देखो। शांति ने इसे शर्मिंदा करना चाहा। क्यों? मैं तुम्हारे अब्बा जी की उम्र का हूँ या तुम खुद को नन्ही चूज़ी समझती हो? मैं एक पढ़ा-लिखा, अच्छा खाता-कमाता मर्द हूँ और तुम भी बालिग लड़की हो, शादी के लायक। नौफल ने अपने बराबर में बैठी शांति का नज़र भरकर भरपूर जायज़ा लिया और कार स्टार्ट कर दी। रोको गाड़ी को, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं। शांति से कार चलाता देखकर धमकी देने लगी। डरो नहीं, अभी तुम्हें अपने घर नहीं लेकर जा रहा, बल्कि तुम्हें तुम्हारे ही घर छोड़ रहा हूँ। वैसे मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने घर ले जाने का इरादा रखता हूँ, बैंड बाजे के साथ, फिर बेशक तुम मुझे नहीं छोड़ना। नौफल अब शोख़ नज़र इस पर डालकर ड्राइविंग करने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझसे इस तरह की फ़ज़ूल बात करने की? समझ क्या रखा है तुमने मुझे? शांति गुस्से और हैरत से मिले-जुले तासुरात के साथ इसको देखकर कहने लगी, हिम्मत को चैलेंज मत करो, हिम्मत ही तो है जो बड़े-बड़े काम बिना खौफ के करवा देती है, मगर क्या है ना, तुम्हारे मामले में शराफ़त आड़े आ जाती है। ये रोज़-रोज़ डेट शीट लगाना, रूठना मनाना, मोबाइल पर बिला वजह लंबी-लंबी गुफ्तगू करके हाले दिल सुनाना, मेरे ख़्याल में ये सुस्त आशिकों के काम है। मगर मैं आदमी हूँ ज़रा दूसरी किस्म का, पसंद आ गई हो तुम मुझे, शादी करना चाहता हूँ मैं तुमसे, इसलिए बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने घर ले आऊँगा। नौफल ने ड्राइविंग के दौरान मुस्कुराकर शांति को देखते हुए कहा, ये तुम कुछ ज़्यादा ही फ्री नहीं हो रहे? शांति ने अपने सामने बैठे हुए इस फ़ास्ट आशिक को देखा, जो कि तीसरी मुलाकात में ही इससे शादी की बात कर रहा था। जबकि मेरे नज़दीक तो इसे फ्री होना कहते ही नहीं हैं। मालूम है फ्री होना किसे कहते हैं? शांति के घर के आगे गाड़ी रोककर वो इसकी सीट पर झुकता हुआ बोला, "एई!" शांति वार्निंग देने वाले अंदाज़ में चीखी। "एई!" नौफल इससे ज़्यादा ज़ोर से रौब जमाने वाले अंदाज़ में चीखा, मगर शांति को बेखौफी से पलक झपकाए बिना मुसलसल देखते हुए नौफल के चेहरे के तासुरात नरम हुए और चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अगर थोड़ी देर और ऐसे ही घूरती रही ना, अभी इसी वक़्त काज़ी ले आऊँगा। नौफल इसको देखकर दोबारा संजीदगी से गोया हुआ, जिस पर शांति दाँत पीसकर इसे देखने लगी। कार का दरवाज़ा खोलकर इसे बगैर कुछ कहे घर के अंदर चली गई। नमीर भाई, आप बता क्यों नहीं रहे हैं? आखिर किसकी कंडीशन सीरियस है और हम यहाँ पर क्यों आए हैं? नमीर अनाया को रेस्टोरेंट लेकर आया और ड्राइविंग के दौरान इस बस इतना ही बोला कि एक सीरियस कंडीशन है, जिस पर अनाया घबराने लगी। मगर अब दूर से निहाल को रेस्टोरेंट में आता देखकर वो बात को मुकम्मल तौर पर समझ गई और खफ़ा होती हुई नमीर को देखने लगी, जो इसकी तरफ मुस्कुराता हुआ देख रहा था। निहाल को भी नमीर ने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग का कहकर यहाँ का एड्रेस सेंड किया था और फ़ौरन पहुँचने का कहा था, मगर वहाँ पर नमीर के साथ अनाया को मौजूद देखकर निहाल अपने भाई की शरारत समझ गया। इस वक़्त निहाल को नमीर की ये शरारत
ज़रा बुरी नहीं लगी, इसलिए वो मुस्कुराता हुआ इन दोनों के पास आया। तुम दोनों की मंगनी को 1 हफ्ता गुज़र गया है, मगर तुम दोनों से ज़्यादा बोरिंग कपल मैंने आज तक नहीं देखा। अगर आज तुम दोनों को धोखे से यहाँ नहीं बुलाता, तो तुमने बारात वाले दिन ही घूँघट उठाकर इसका चेहरा देखना था। नमीर करीब आते निहाल को देखकर बोला, जिस पर निहाल मुस्कुराने लगा। और तुम जो थोड़ी देर पहले पूछ रही थी ना कि किसकी सीरियस कंडीशन है, ये जो तुम्हारे सामने 6 फुट का बंदा खड़ा है, हफ्ता हो गया इसको ख्यालों में खोए-खोए देखते हुए। कसम से ये अकेला बैठा मुस्कुरा रहा होता है। नमीर अब अनाया को निहाल की कंडीशन बताने लगा, जिस पर निहाल ने संजीदा होकर नमीर को आंखें दिखाई। वही अनाया निहाल को देखने लगी, मगर निहाल की नजरें खुद पर महसूस करके वो पलकें झुका गई। मेरे ख्याल में नमीर तुम्हें वापस ऑफिस जाना चाहिए, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। निहाल की बात पर नमीर हंस दिया। वो तो मैं चला ही जाऊँगा, मगर प्लीज़ अब तुम दोनों एक-दूसरे को अपना हाल-ए-दिल सुनाना, कहीं मौसम का हाल बताने नहीं बैठ जाना। नमीर निहाल को आँख मारकर वहाँ से चला गया, जबकि निहाल मुस्कुराहट छुपाए अब अनाया को देख रहा था। कॉलेज के व्हाइट ड्रेस में वो इसे पहले की तरह कोई छोटी बच्ची लगी, जो शायद होमवर्क ना करने पर शर्मिंदा-सी नज़र झुकाए खड़ी थी। कब तक खड़े रहना है? आओ बैठते हैं। निहाल ने अनाया के लिए चेयर खिसकाई और इसे बैठने का इशारा किया। अनाया चुप करके बैठ गई। कैसी हो तुम? निहाल अब अनाया के सामने कुर्सी पर बैठकर इसको देखता हुआ खैरियत मालूम करने लगा। मैं ठीक हूँ और आप कैसे हैं? अनाया ने हिम्मत करके निगाहें उठाई और इसका हाल पूछा। अभी थोड़ी देर पहले नवीर ने बताया तो था मेरा हाल। निहाल अनाया की आंखों में देखता हुआ बोला। इसकी बात सुनकर अनाया एक दफ़ा फिर अपनी पलकें झुका गई। कहीं तुमने इस बात को महसूस तो नहीं किया कि हमारी एंगेजमेंट के बाद मैंने तुम्हें कॉल या मैसेज नहीं किया? निहाल अनाया को देखता हुआ पूछने लगा। नहीं, मैंने महसूस तो नहीं किया। वैसे आपने कॉल क्यों नहीं की? अनाया के मुँह से बेसाख्ता निकला, जिस पर निहाल के चेहरे पर एकदम गहरी मुस्कुराहट आई, जिससे अनाया अच्छी खासी शर्मिंदा हो गई। यानी तुमने महसूस किया? निहाल अब गौर से इसको देखता हुआ पूछने लगा। ऐसी बात नहीं है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अनाया अपनी सफाई पेश करती हुई बोली। तो फिर जो मतलब था बगैर शर्माए मुझसे शेयर करो। निहाल अनाया से पूछने लगा। एंगेजमेंट में बाद एंगेजमेंट के बाद सभी एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते हैं ना, तो मैं समझ रही थी शायद आप भी। अनाया ने अपने दिल में आई बात निहाल से शेयर की। अनाया, तुम्हें मालूम है मुझ में और नमीर में सिर्फ़ 1 साल का फ़र्क है। इसके बावजूद हम दोनों की बहुत सी आदतें एक दूसरे से मिलती हैं, मगर शादी की बात को लेकर हमारे नज़रियात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। नमीर की सोच है कि शादी से पहले ही लड़का-लड़की में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि वो दोनों एक दूसरे की आदतों से वाकिफ़ हों, एक दूसरे के मिज़ाज को समझते हुए अपनी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी गुज़ार सकें। मगर मेरी सोच इस मामले में थोड़ी मुख्तलिफ़ नोयत की है। मुझे ऐसा लगता है शादी से पहले कायम होने वाले रिश्ते में लड़का-लड़की एक दूसरे से एक्स एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख लेते हैं और जब वो एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन पर पूरे नहीं उतरते तो इन दोनों के बीच नचाकियाँ पैदा होती हैं, जिससे इनका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन वीक हो जाता है। मैंने अपने दिल के दरवाज़े को कभी भी किसी मामूली दस्तक से आज तक खुलने नहीं दिया। मुझे मामा की चॉइस पर भरोसा था और मैं अब भी सैटिस्फाइड हूँ। लेकिन अगर तुम कहती हो तो हम कॉल पर बात कर सकते हैं, क्योंकि 2 आसान लोगों की ज़िंदगी मुश्किल नहीं गुज़रती। नेहा अनाया को देखता हुआ बोला। नहीं, मैं आपकी सोच, आपके नज़रिए से 100% मुत्तफ़िक हूँ। अनाया की बात सुनकर निहाल मुस्कुरा दिया और खाने का ऑर्डर देने लगा। लंच करने के बाद अनाया के मना करने के बावजूद निहाल इसको शॉपिंग कराने ले गया। वापसी पर तकरीबन शाम हो चुकी थी और अनाया कभी भी कॉलेज से इतना लेट नहीं आई थी। जब निहाल ने घर के आगे कार रोकी तो परेशानी अनाया के चेहरे से अयां होने लगी। चलो तुम्हें घर के अंदर छोड़कर आ जाऊँ मैं? निहाल इसकी परेशानी भांपता हुआ बोला। मगर वो मामी, अनाया ने झिझकते हुए कहा। डरना छोड़ दो अनाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कार से उतरो। निहाल बोलता हुआ खुद भी कार से उतरा। ये कोई वक्त है घर आने का? कहाँ मरी हुई थी तुम? अनाया घर में दाखिल हुई तो इशर भरी हुई बैठी थी। इसने अनाया के पीछे निहाल को नहीं देखा। अनाया की शक्ल देखकर वो गुस्से से चीखी। ये कौन सा तरीका है खाला जानी बात करने का? वो मेरे साथ थी। नमीर, सरवत और निहाल, इन तीनों को ही इशरत की ये बात पसंद नहीं थी कि वो किसी आए गए का लिहाज किए बगैर अनाया को बुरी तरह डांटती थी। नमीर और सरवत अक्सर इशरत को इसकी इस आदत पर टोकते थे, मगर बुरा लगने के बावजूद निहाल ने इशरत को कभी कुछ नहीं बोला था। मगर आज निहाल को शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि इशरत सच में नाया के साथ काफ़ी ज़्यादती कर जाती है।
ओहो! तो ये तुम्हारे साथ मौजूद थी, कम से कम बताना तो चाहिए था ना, बंदा एक फ़ोन ही कर देता है। इशरत को गुस्सा अभी भी था, मगर निहाल को देखकर अब की बार वो थोड़ा नरम लहजे में बोली। शायद वजह यही थी कि निहाल ने आज पहली बार इशरत को टोका था। खालू को कॉल कर दी थी मैंने, खाला जानी, अब मालूम नहीं इन्होंने आपको क्यों बताना ज़रूरी नहीं समझा। खैर छोड़ें इस बात को, आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? निहाल सोफ़े पर बैठता हुआ बोला और काफ़ी सारे शॉपर्स इतने टेबल पर रखे। इशरत भी इसके सामने वाले सोफ़े पर बैठ गई। हाँ, तुम्हारे खालू को क्या ज़रूरत पड़ी है जो अपनी भांजी के बारे में मुझसे कुछ बात करें? मेरी तबीयत को क्या होना है? आए दिन कोई ना कोई तकलीफ़ ही रहती है, कभी जोड़ों में दर्द तो कभी घुटनों में। इन शॉपर्स में क्या मौजूद है? इशरत ने अपनी तबीयत का रोना रोते हुए साथ में शौकत के बारे में भी पूछा। ये मैंने अनाया के लिए अपनी पसंद के कुछ ड्रेसेस लिए हैं। खड़ी क्यों हो अनाया, बैठ जाओ। निहाल ने इशरत को जवाब देने के साथ साथ अनाया को भी मुखातिब किया, जो कि वैसे ही खड़ी थी। बैठे क्यों, जाओ जाकर कॉफ़ी बनाकर लाओ मेरे और निहाल के लिए। इशरत का शॉपिंग के बारे में सुनकर मजीद मूड खराब हुआ, इसलिए अनाया को घूरती हुई बोली, रहने दे खाला जानी, अनाया थक गई होगी, अब बुआ को कॉफ़ी का बोल दें। अनाया यहाँ आकर बैठो। निहाल ने एक दफ़ा दोबारा इशरत को बोलकर अनाया को मुखातिब किया और आंख के इशारे से अपने बराबर में बैठने के लिए कहा। अनाया झिझकती हुई निहाल के सोफे पर काफ़ी दूर फासले बनाकर बैठ गई। यार इतना चुप कैसे रह लेती हो तुम? कोई अपने ही घर में मेहमान बनकर रहता है, हंसा करो, बातें किया करो, खुश रहा करो। निहाल अब अपने दोस्ताना अंदाज में अनाया को देखकर बोला। वो हड़बड़ाकर इशरत को और फिर निहाल को देखने लगी। कोई नहीं तुम्हारे सामने अदाकारी कर रही है, वरना इसके कमरे में तो हर वक्त गुनगुनाने की या अपनी दोस्त से फ़ोन पर बातें करने की आवाज़ आती रहती है। इशरत इन दोनों को एक साथ बैठा देखकर मज़ीद जल गई और तपे हुए अंदाज में बोलने लगी। अनाया सर झुकाए अंदाज में ऐसे बैठी थी जैसे इशरत इसकी गलतियाँ गिनवा रही हो। यही तो मैं कह रहा हूँ खाला जानी, इसने अपनी दुनिया अपने कमरे में ही बनाई हुई है। इसे बाहर भी बिल्कुल इसी तरह रहना चाहिए। मगर आपकी अदाकारी वाली बात से मैं एग्री नहीं करता। अनाया में बिल्कुल दिखावा नहीं है। अगर इसमें दिखावे वाली क्वालिटी मौजूद होती तो मैं मामा की चॉइस पर कभी भी एग्री नहीं करता। ज़हर लगती है मुझे बन-बन कर बोलने वाली लड़कियाँ। निहाल ने ईश्वर को देखते हुए कहा तो ईश्वर मज़ीद कलस कर रह गई, क्योंकि 2-3 माह से मृणाल का ऐसे ही स्टाइल हो गया था, मुँह बना-बना कर बात करने वाला। खैर जो भी है अभी तुम्हारी मंगनी हुई है, शादी नहीं। इस तरह मंगेतर को लिए-लिए फिरना कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। लोग पीठ पीछे बातें बनाते हैं। ज़रा एहतियात से काम लो तुम भी। ईशर ने लगे हाथों निहाल को टोकना ज़रूरी समझा। खाला जानी आप भी कितनी भोली हैं, एहतियात से मुझसे ज़्यादा नमीर और मनाल को काम लेना चाहिए। इनकी तो अभी मंगनी भी नहीं हुई, बल्कि मैं तो मम्मा से कह भी रहा था इन दोनों के बारे में अगर लोग बातें बनाएँगे तो कुछ गलत भी नहीं होगा। खैर मैं चलता हूँ, आप अपना ख़्याल रखिएगा। निहाल मुस्कुराता हुआ उठ गया, जबकि निहाल की बात सुनकर इशरत का अच्छा खासा मुँह बन गया। सैटरडे को शाम में रेडी रहना। मेरे दोस्त ने हम दोनों को इनवाइट किया है डिनर पर और तुम 11 बजे तक सोती हो। 10 बजे फ़ोन करूँगा मैं तुम्हें। निहाल अब अनाया को देखता हुआ बोला और खुदा हाफ़िज़ कहकर चला गया। अनाया को इतना अंदाज़ा हो गया था ना ही निहाल रात को कॉल करेगा और ना ही वो इसे किसी दोस्त के यहाँ डिनर पर लेकर जाएगा। वो सिर्फ़ अपनी खाला को सुनाने के लिए अनाया को बोल रहा था। निहाल के जाने के बाद इशरत अनाया को इस तरह घूर रही थी जैसे वो इसे कच्चा ही चबा जाएगी। अनाया ने खामोशी से टेबल पर से अपने शॉपर्स उठाए और अपने कमरे में जाने में ही इसने अपनी आफ़ियत जानी। दोपहर का वक़्त था जब शांति कॉलेज से घर आई। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बस ऐसे मेन रोड पर उतारती गली में 15 मिनट की वॉक के बाद पैदल चलकर घर आना होता। वो इस वक़्त पसीने-पसीने हो रही थी। नायला को सलाम के बाद वो फ्रिज से पानी निकाल कर पीने लगी। अम्मी क्या हुआ आपको? आप रोई हैं ना? बताएँ मुझे किसने कुछ कहा है? शायद से नायला की सूजी हुई आँखें देखकर बोली, कल रात अकरम के अब्बा ने किराया देने से साफ इनकार कर दिया। 15 दिन से खाने का कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। जो पैसे बचे थे इससे मैं बिजली का बिल अदा कर आई थी। बशीर दुकानदार ने उधार पर सामान देने से मना कर दिया। घर में राशन भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ? नायला ने आज तक अपनी परेशानी का रोना कभी फ़रहीन या शांति के आगे नहीं रोया था, मगर अब वक़्त के साथ-साथ इसका दिल काफ़ी कमज़ोर हो गया था। इस अकरम के बाप को तो मैं अभी ठीक करके आती हूँ। समझ क्या रखा है इस आदमी ने आखिर? हम औरतें हैं तो ये हमें दबा लेगा और मुफ़्त में रहता रहेगा। शांति नायला के आँसू साफ़ करके गुस्से में उठी तो नायला ने इसका हाथ पकड़कर दोबारा बिठा लिया।
कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इससे जाकर लड़ने की। अपनी बीवी बच्चों को बातें सुनाता रहता है हर वक़्त, लड़ाई झगड़ों की आवाज़ आती है। तुम कुछ बोलोगी वो झगड़ा करेगा, बदतमीज़ी करेगा, मोहल्ले वाले सिर्फ़ तमाशा देखेंगे, कोई हमारी मदद को नहीं आएगा, बातें अलग बनेंगी। नायला ने रोते हुए शांति को समझाया, अम्मी इस तरह डरने से तो वो और हम पर हावी हो जाएगा, कभी भी किराया नहीं देगा और ये बशीर कितना मनहूस आदमी है, हमेशा इससे पैसे देकर ही सौदा तलफ लिया है। इसे कौन-सी मौत पड़ रही है उधार सामान देते हुए, कौन-सा इसके पैसे लेकर हम अपनी कब्र में चले जाएँगे या घर छोड़कर भाग जाएँगे। शांति गुस्से में बोली, जिन घरों में मर्द नहीं होते मुआशरा इन औरतों को कमज़ोर और बेबस समझकर ऐसे ही दबाता है। तुम्हें किसी से कुछ भी बोलने की, लड़ने-झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर औरतें ये अकेली हों तो इन्हें मर्दों से दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए। जाओ कल रात की दाल किचन में रखी है, खाना खा लो। मैं कुछ न कुछ पैसों का बंदोबस्त करती हूँ। नायला अपने आंसू साफ करते शांति से बोली। इतने में घर का दरवाज़ा बजा। नायला ने जाकर दरवाज़ा खोला। ये किसका सामान लेकर आ गए हो भाई? नायला ने हैरत का इज़हार करते हुए अपने सामने खड़े बशीर से पूछा, जो आटे की बोरी के साथ-साथ 3 बड़े-बड़े शॉपर में सामान लिए खड़ा था। शांति सहन में खड़ी हुई बशीर को देखने लगी। बहन जी ये सामान महीने भर का राशन है जो आप हर माह हमारी दुकान से लेती हो। मैंने सोचा आप कहाँ इतनी दूर चल कर आओगी, मैं खुद ही सामान आपके घर पहुँचा देता हूँ। बशीर काफ़ी तमीज़ और खुश इखलाक़ी का मुज़ाहरा करता हुआ बोला, भाई ऐसा है कि अभी हमें इस सामान की ज़रूरत नहीं है। आप इसे वापस ले जाओ, मैं खुद बाद में आकर ये चीज़ें ले लूँगी। सारे सामान की ज़रूरत होने के बावजूद पैसे ना होने की वजह से नाइला ने बशीर को जवाब दिया, बहन जी अब ये सारे सामान मैं वापस लेकर तो नहीं जाऊँगा। ये सामान आप रख लो, पैसों का मसला नहीं है, जब कभी आपके पास हो, आप तब दे देना। आप हमारी पुरानी ग्राहक हो, कोई मसले की बात ही नहीं है। बशीर लहजे में शीरनी घोलते हुए नायला से कहने लगा, जबकि नायला के उधार के बोलने पर वो इससे काफ़ी बदलिहाज़ी कर चुका था। समझ में नहीं आ रहा था हमें ज़रूरत नहीं है समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारे एहसान की। अपना ये सारा सामान उठाओ और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। शांति चीख कर बशीर से बोली। शांति बिल्कुल खामोश हो जाओ और कमरे में जाओ अपने। नाइला ने तेज़ लहजे में बेटी को टोकते हुए कहा। सही है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, पैसे मैं आपको 1 या 2 दिन में पहुंचा दूंगी। नाइला ने बशीर से कहा। पैसों की कोई फिक्र नहीं है बहन जी, आप अगले माह एक साथ दीजिएगा। अगर तब भी पैसे मौजूद नहीं हुए तो कोई मसले की बात नहीं है। आप बहनों की तरह हैं और अब आपको दुकान पर आने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से दुकान काफ़ी दूर है, आप कहाँ पैदल चल कर आओगी। महीने की पहली तारीख पर छोटा खुद आकर सारा सामान आपको दे जाया करेगा। बशीर खुश इखलाक़ी से बोलता हुआ वहाँ से चला गया, जबकि नायला और शांति दोनों इसके रवैये पर हैरान रह गईं। अभी वो हैरतज़दा होकर एक दूसरे से बात करती दरवाज़ा एक बार दोबारा बजा। नायला ने जाकर दरवाज़ा खोला। 14 साला बच्चा जो कि गोश्त दुकान पर काम करता था, सामने खड़ा था। आंटी ये मैं बिल्कुल ताज़ा गोश्त लेकर आया हूँ। बच्चे ने चिकन और कीमे का शापर नायला की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मगर बेटे ये क्यों लेकर आए हो? मैंने तो तुमसे गोश्त का नहीं कहा। अब नायला हैरत ज़दा होकर इस बच्चे को देखती हुई बोली, अरे तो भाई से कहा था आपने कि 2 किलो चिकन और 1 किलो कीमे का। ये जल्दी से पकड़ें, दुकान पे ग्राहक इंतज़ार कर रहे होंगे। बच्चा ज़बरदस्ती नायला के हाथ में शापर थमाकर चला गया। शांति नायला को किचन के दरवाजे पर खड़ी हुई हैरत से देख रही थी। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नायला शांति को हैरत से देखती हुई कहने लगी और गोश्त के शापर फ्रिज में रखने लगी। तभी एक बार फिर दरवाज़ा बजा। अब की बार शांति ने दरवाज़ा खोला तो ऊपर किराएदार वाली आंटी मुस्कुराती हुई घर के अंदर दाखिल हुई। अरे नायला बहन, ये लो अपने पैसे और अच्छी तरह गिन लो, पूरे 3 माह का किराया है। वो खातून ज़बरदस्ती मुस्कुराती नायला को पैसे देने लगी। आज कैसे याद आ गया आपको किराया देना? शांदे अकरम क्या अम्मा को देखते सॉरी, वो पढ़ते हुए ना नज़र ज़रा थक जाती है। शांदे अकरम क्या अम्मा को देखते हुए पूछने लगी। शांदे, नायला ने शांदे को आंखें दिखाते हुए टोका। 1 मिनट अम्मी, ज़रा मालूम तो होने दें। हाँ तो आंटी, ज़रा आप मुझे बताने की हिम्मत कर सकती हैं ये शर्म आपको किसने दिलाई? शांदे अकरम क्या अम्मा की तरफ देखकर संजीदगी से पूछने लगी। ए लो लड़की, एक तो मैं किराया लेकर आई हूँ, ऊपर से तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। अकरम की अम्मा ने अपने
सामने इस शटांग भर की लड़की को देखते हुए कहा, अगर आप किराया लेकर आई हैं तो कोई एहसान नहीं कर रही हैं हमारे ऊपर। आप सिर्फ मुझे इसका नाम बताएं जिसके कहने पर आप ये किराया लेकर आई हैं। शांति को अब यकीन होने लगा इन सब के पीछे ज़रूर किसी न किसी की कारसतानी होगी। वो आज सुबह सवेरे अकरम के अब्बा के पास कोई एसपी आया था, बड़ा ही रौब दिखा रहा था। हम गरीबों पर अकरम के अब्बा को तो बुरी तरह धमका कर गया है और ये भी कह कर गया है कि अगर इंसानों की तरह रहना है तो किराया देकर रहो। अगर अरे नाला बहन, तुम तो जानती हो हमारे खुद के हालात कौन से इस काबिल हैं। बस महीने की 6-7 तारीख तक मोहलत दे दिया करना, तुम्हें किराया मिल जाया करेगा और हमें घर खाली करने का हरगिज मत कहना। अकरम की अम्मा मिन्नत समाजत करती हुई बोली और वहां से चली गई। कहीं नौफल का जिक्र तो नहीं कर रही हैं ये। अभी शांति किराएदार की बात पर सही से हैरान भी नहीं हुई थी कि नायला के मुंह से नौफल का नाम सुनकर इसे करंट लगा। आप जानती है घटिया इंसान को? शांति ने नायला को देखते हुए पूछा। शांति, मैं देख रही हूँ दिन ब दिन तुम्हारी जुबान बहुत खराब होती जा रही है, जरा तमीज से बात किया करो। हाँ जानती हो, 3-4 दिन पहले मुलाकात हुई थी इससे, जब डॉक्टर के यहाँ से वापस आ रही थी तब रास्ते में गिर गई थी। इसी ने अपनी कार में बिठाकर मुझे घर तक छोड़ा था। बहुत नेक बच्चा है नौफल, नाम बता रहा था। बहुत ही नेक बच्चा है, नौफल नाम बता रहा था, और ये भी कि वो पुलिस की नौकरी करता है। कह रहा था कोई भी काम हो मुझे याद कर लीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर भी देकर गया है। नायला शांति को देखती हुई बताने लगी। नायला का नौफल को नेक बच्चा कहने पर शांति का दिल चाहा वो अपने कानों को हाथ लगाकर तौबा करे। और आपने इसे हमारे घर के सारे मसले मसाइल बता दिए। शांति ने अफसोस से छट सर झटका। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पागल समझा हुआ है मुझे कि किसी अजनबी के सामने अपनी मुफलसी का रोना रोऊंगी? मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा इसे ये सब कैसे मालूम हुआ। मगर तुम इसे कैसे जानती हो? नायला अब शांति से पूछने लगी, जिस पर शांति ने पहली मुलाकात का गोल करके सरसरी से अंदाज में नायक की मंगनी वाले दिन के बारे में कुछ सच्ची कुछ झूठी बात बताकर बता दी और कमरे से चली गई। सुबह जब शांति कॉलेज के लिए घर से निकली तो रोज मामूल की तरह वो तेज कदम उठाती हुई चल रही थी। 15 मिनट की दूरी पर बस स्टॉप था। यहाँ से वो हर रोज बस में वो कॉलेज पहुंचती थी। इतने में अचानक एक रिक्शा आकर इसके पास रुका। वो अपने ही ख्यालों में मगन थी, इसलिए डर कर पीछे हटी। आ जाओ आपी, तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। रिक्शे वाला, जो कि इसी के हम उम्र था और इसी मोहल्ले में रहता था, शांति को देखकर बोला, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें देने के लिए, हराम के पैसे नहीं है मेरे पास। मैं बस में ही जाऊंगी, तुम अपना रास्ता नापो। शांति को सुबह ही सुबह रिक्शे वाले का फ्री होना अच्छा नहीं लगा। तो मैं आपसे कौन सा पैसे मांग रहा हूँ? आप बहनों जैसी हो मेरी, नखरे छोड़ो, जल्दी से बैठ जाओ। रोज छोड़कर आऊंगा, कॉलेज से वापस भी लेकर आ जाऊंगा। 2 बजे छुट्टी होती है ना? वो शांति से कन्फर्म करता हुआ पूछने लगा। कॉलेज नहीं, जिसने तुम्हें मेरा भाई बनने के लिए कहा है, जरा इसी के पुलिस स्टेशन लेकर चलो मुझे। शांति रिक्शे में बैठती हुई रिक्शे वाले से बोली, खामोश क्यों हो गए हो? नंबर बताऊं ना? कैसे लगे मेरे फ्रेंड? खामोश क्यों हो गए हो नमीर? बताओ ना, कैसे लगे मेरे फ्रेंड? अभी थोड़ी देर पहले ही जोजो और टीना मिनाल और नमीर से मिलकर गए थे। नमीर मिनाल को काफी दिन से टाल रहा था, मगर आज मिनाल के बेहद इसरार पर वो ऑफिस से ब्रेक टाइम में इसके बताए गए रेस्टोरेंट में पहुंचा। यहाँ पहले से ही मिनाल के अलावा जोजो और टीना मौजूद थे। इनसे मिलवाने के लिए मिनाल ने नमीर को बुलाया था। यही बताओ तो, मुझे ये तुम्हारे फ्रेंड जरा भी अच्छे नहीं लगे। कितना बनावटी अंदाज था यार दोनों का। टीना, वो तो ऐसे डींगे मार रही थी जैसे इसका बाप कितना बड़ा डायरेक्टर है, और वो जो कैसे हाथ हिला हिलाकर बात कर रहा था। कहीं से मर्द ही नहीं लग रहा था, बल्कि पूरा। नमीर मिनाल के सामने अपनी राय देने लगा, मगर मिनाल के तासुरात देखकर अपनी बात मुकम्मल करने की बिना चुप हो गया। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता नमीर के तुम मेरे फ्रेंड की इंसल्ट करो, मनाल ने बुरा मनाते हुए कहा, और चेयर से उठकर रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगी। मनाल को उठता देखकर नमीर भीड़ गया। ओह कम ऑन मनाल, इस बात को लेकर मुंह बनाकर मत बैठ जाना प्लीज। तुमने मुझसे पूछा कि मुझे तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे लगे, जो मुझे लगा वो मैंने बता दिया, बात खत्म। नमीर मनाल के साथ चलते हुए बोलने लगा। मैंने कभी नौफल के बारे में तुम्हें इस तरह के रिमार्क्स दिए हैं? मनाल ने चलने के साथ ही गर्दन मोड़कर नमीर को देखकर पूछा। तो नौफल ने कौन से तुम्हारे सामने कभी कोई कार्टून्स वाली हरकतें की हैं? वो एक डिसेंट बंदा है।
नमीर ने जो दो बदो जवाब दिया, जिस पर मिनाल कुछ कहे बिना कार की तरफ आई। नमीर ने आगे बढ़कर इसके लिए दरवाज़ा खोला। मिनाल कार के अंदर बैठ गई। मिनाल प्लीज़ यार, किसी तीसरे को लेकर अपना और मेरा मूड खराब मत किया करो। और अब बताओ, चल रही हो ना इस वक्त मामा को देखने? नमीर ने कार स्टार्ट करते हुए मनाल से पूछा, जिसका अभी मुंह बना हुआ था। कल रात से ही सरवत की तबीयत ठीक नहीं थी। वो सुबह अपने रूम से निकली, जिसकी वजह से नहाल ऑफिस जाने की बजाय सरवत को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सरवत को मेंटली स्ट्रेस की वजह से मेडिसिन देकर रेस्ट करने का कहा। नमीर ऑफिस चला गया था, मगर दोबारा इसने निहाल को कॉल करके सरवत की तबीयत का पूछा। ऑफ कोर्स सरबत आंटी को देखना भी ज़रूरी है, ले चलो, मगर ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगी, बहुत ज़रूरी असाइनमेंट मिला है। मनाल ने नमीर को देखते हुए कहा। आई नो यार, तुम्हारा शेड्यूल काफ़ी बिजी है। खैर, तुम्हारा इतना भी एहसान काफ़ी है कि तुमने मामा के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाला। ना चाहते हुए भी नमीर ने तंज लहजा इख्तियार करते हुए कहा। नमीर, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि किसी तीसरे को लेकर मैं तुम्हारा और अपना मूड ख़राब नहीं करूँ, और अब तुम अपनी बात से मुकर रहे हो, थर्ड पर्सन की वजह से मेरा मूड ख़राब कर रहे हो। मनाल ने इसको जवाब दिया। लिसन मनाल, मेरी माँ को थर्ड पर्सन नहीं है। फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में फ़र्क होता है। ठीक है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। तुम अपने असाइनमेंट की वजह से नहीं रुक सकती, मुझे भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मगर मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरी माँ भाई बहुत वैल्यू रखते हैं। तो प्लीज़ आगे से बात करते हुए ध्यान रखना। नमीर ड्राइविंग के दौरान बगैर इसे देखे बोले जा रहा था। वो कुछ दिनों से नोट कर रहा था मिनाल सरवत और निहाल के जिक्र से बेजारी महसूस करती थी। ये बात नमीर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अभी भी इस की बात सुनकर मिनाल खामोश हो गई। अरे मैडम जी, आप? सदीक शांदे को देखकर फौरन पहचान गया। जब भी मुस्कुराता हुआ बोला, कहाँ है वो एसपी, मिलना है मुझे उससे। शांदे ने पूरे पुलिस स्टेशन में नजर दौड़ाते हुए सदीक से पूछा, सर तो अभी तक ड्यूटी पर नहीं आए, मैं आपको इनके कमरे में ले चलता हूँ, आप वहीं बैठकर सर का इंतजार कर लें। सदीक शांदे को देखते हुए कहने लगा, सदीक कौन है ये लड़की और किससे मिलना है इसे? शांदे को देखा दूसरा इंस्पेक्टर बोला, ये अपने साथ नौफल की हीरोइन, मेरा मतलब है दोस्त है, इन्हीं से मिलने आई है। सदीक की जैसे ही जबान फिसली, मगर शांति की घुरी पर वो अपना जुमला दुरुस्त करता हुआ इंस्पेक्टर को बताने लगा, मैं यहीं बैठकर वेट कर लेती हूँ, अंदर नहीं बैठना मुझे। शांति को अब अपनी यहाँ आने पर उलझन होने लगी, क्योंकि वहाँ हर तरफ मर्द ही मर्द थे। सिस्टर सदीक सही कह रहा है, यहाँ पर हर तरह के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप सर नौफल के रूम में इनका वेट कर लें। इंस्पेक्टर ने सफ़ेद यूनिफॉर्म में शांति को देखकर बोला, वैसे कोई कॉलेज गर्ल लगी। शांति को भी वो कोई माकूल इंसान लगा, इसलिए शांति ने इकरार में सर हिलाया। सदीक छोटे से बोलकर सिस्टर के लिए चाय मंगवा। सदीक जो हाथ के इशारे से शांति को आगे रूम की तरफ जाने के लिए कहने, इंस्पेक्टर की बात सुनकर दोबारा पलटा। मैडम जी को चाय की नहीं, ठंडे की जरूरत है, अभी कोल्ड ड्रिंक मंगवाता हूँ। क्यों मैडम जी? सदीक ने शांति को देखकर दांत निकालते हुए कहा। अपने दांत अंदर करो, मुझे पीला रंग पसंद नहीं। शांति के संजीदगी से कहने पर सदीक ने अपने दांत अंदर कर लिए और नौफल के कमरे की तरफ चल दी। शांति रूम में पहुंची तो वहां पर पहले से एक आदमी मौजूद था। शायद वो भी नौफल का ही इंतजार कर रहा था। बेटी, आप यहाँ थाने में किस वजह से आई हैं, वो भी अकेली? इस आदमी ने शफकत भरे अंदाज से शांति को मुखातिब किया। मुझे थाने के एसपी से काम था, इसलिए आई हूँ, मगर अफसोस होता है इस महकमे पर ऐसे ओहदे पर किसी से जिम्मेदार शख्स को बैठना चाहिए। शांति ने इस आदमी की शफकत भरे अंदाज देखकर मजीद अपनी राय दी। आप नौफल साहब के बारे में बात कर रही हैं, वो तो बहुत ईमानदार, अच्छे, काबिल इंसान है। इस आदमी ने बहुत अपनाइत से नौफल के बारे में शांति को बताया, जिस पर शांति इस आदमी को देखने लगी। यकीनन वो आपका कोई करीबी रिश्तेदार होगा, जब भी वो आपको इंसान लगा, मेरा मतलब है काबिल और अच्छा इंसान लगता है। शांति तंजिया बोली तो आदमी मुस्कुरा दिया। नहीं, नौफल साहब से मेरा करीबी रिश्ता तो दूर की बात, दूर का भी रिश्ता नहीं है, मगर अपनायत का रिश्ता ज़रूर है। और मैंने इन्हें अच्छा इंसान इसलिए कहा क्योंकि इनमें इंसानियत अभी बाकी है। इस आदमी ने दोबारा मुस्कुरा कर कहा, आपके साथ कौन सी इंसानियत कर बैठे हैं एसपी साहब? शांति ने इस आदमी को देखकर पूछा तो इस आदमी की मुस्कुराहट थम गई। और शांति पर मरकूज नजरें हटाकर बोला, चंद दिन पहले मेरी छोटी बेटी के साथ एक लड़के ने ज्यादती की, और हमने इंसाफ की खातिर इस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, मगर किसी ने भी इसके खिलाफ एफआईआर का पर्चा नहीं काटा, क्योंकि इस लड़के के बाप की पहुंच ऊपर तक थी। बहुत से दूसरे इंस्पेक्टर ने तो ये मशवरा दिया कि अपने केस वापस ले लो। मैं तो अपने अंदर इंसाफ की उम्मीद भी खत्म कर चुका था, मगर एक दिन मेरी नौफल साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे इंसाफ दिलाएंगे, और वाकई उन्होंने मुझे कोई झूठी तसल्ली नहीं दी। आज मेरी बेटी का गुनहगार जेल की सलाखों के पीछे है। इस आदमी की बात सुनकर शांति चुप हो गई। आज तक इसने जिंदगी में ऐसे मर्द देखे थे जो औरत जात को खिलौने से कम नहीं समझते थे, मगर आज औरत के हक में बोलने और लड़ने वाले के बारे में वो पहली दफा सुन रही थी। वो आदमी नौफल का इंतजार करके जा चुका था।
कहाँ रह गए हैं तुम्हारे सर, एक नंबर के निकम्मे, कामचोर और निकट्ठू टाइप अफसर है। यहाँ अपनी जिम्मेदारी अहदे का एहसास नहीं। 1.5 घंटे का इंतजार करके वो नौफल की थोड़ी देर पहले वाली अच्छाई के बारे में भूल के और सदीक को देखती हुई बोली, मैडम जी हमारे सर बड़े ही दिल वाले, मेरा मतलब है दिलेर, ईमानदार और जिम्मेदार अफसर हैं, और सबसे बड़ी बात अब तक कुंवारे हैं। मेरा मतलब है अकेले रहते हैं, कोई ना कोई मसला हो गया होगा, वरना तो वो इस टाइम अपनी ड्यूटी पर होते हैं। आप ये नाश्ता करें वरना सर नाराज होंगे कि आपको चाय पानी का पूछा ही नहीं। सदीक ने सामने वाले होटल से शादी के लिए कोल्ड ड्रिंक के साथ नाश्ता भी मंगवाया था। ये नाश्ता तुम खुद ठूंस लेना, और जिसके होटल से तुम ये नाश्ता मुफ्त लेकर आए हो, इसे ये पैसे भी पकड़ा देना। और मैंने ये तारीफी कलमात तुम्हारे सर के लिए तुमसे कहे हैं, वो इन्हें जरूर बोलना। शानदार सदीक को पैसे थमाकर गुस्से में वहां से चली गई। नमीर और मिनाल घर पहुंचे। सरवत के कमरे में अनाया को देखकर इन दोनों की हैरत हुई। यहाँ नमीर ने खुश होकर अनाया की खैरियत मालूम की। वही अनाया की मौजूदगी पर मिनाल का मुंह बन गया। वो सरवत से इसकी तबीयत पूछने के बाद अनाया की तरफ मुड़ी। तो तुम यहाँ पहले से पहुंची हो? मनाल अनाया की तरफ देखती हुई बोली, आपकी आंटी की तबीयत का मालूम हुआ था, तभी मामी की इजाज़त से ड्राइवर के साथ यहाँ आई हूँ। अनाया ने सरवत को मेडिसिन देते हुए मनाल को जवाब दिया, वैसे तुम नंबर बढ़ाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। मनाल कुर्सी पर बैठती हुई बोली। सरबत और नमीर को मनाल के लहजे का खुरदरापन महसूस हुआ, जबकि अनाया खामोश हो गई। मगर घर के कमरे के अंदर आता निहाल मिनाल की बात सुन चुका था। कुछ नंबर तुम भी अपने बढ़ा लो मनाल, आखिर को तुम्हें भी इसी घर में आना है, और वैसे भी मम्मा से तुम्हारा एक रिश्ता खाला का भी है। निहाल सरबत के पास बेड पर बैठता हुआ बोला, जबकि दूसरी साइड पर सरबत के पास नंबर नमीर बैठा हुआ था। ओहो, बड़ी साइड ली जा रही है अपनी होने वाली बेगम की। निहाल ने सबके सामने इसे मजाकन बोला था, मगर मनाल ने मजाक में छुपा तंज साफ महसूस किया। वो मंगेतर है निहाल की। निहाल को अब इसी की साइड लेनी है और ख्याल भी रखना है। नमीर मिनाल को जताता हुआ बोला। नमीर को शुरू से ही मिनाल की आदत बहुत बुरी लगती थी। वो इशरत की तरह अनाया को किसी खातर में नहीं लाती थी, और नमीर मिनाल को कई दफ़ा इस बात के लिए टोक भी चुका था। तो तुम भी थोड़ा सा सबक अपने भाई से सीख लो ना। मिनाल की तोपों का रुख अब सरबत के बराबर में बैठे नमीर की तरफ हो गया। यार अब तुम्हारी क्या साइड लूं, तुम तो अकेले ही सब पर भारी पड़ती हो। नमीर मुस्कुराता हुआ मनाल से कहने लगा, जिस पर सभी मुस्कुरा दिए। नमीर नहीं करो इसे तंग, हटो यहाँ से। मिनाल यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। मिनाल का मुंह बना देखकर सरबत बोली तो नमीर उठता हुआ सोफे पर बैठा। मिनाल फूले हुए मुंह के साथ सरबत के पास बेड पर बैठ गई। यार वैसे निहाल, ये काफी इंटरेस्टिंग बात नहीं, हमारे घर में जिठानी देवरानी से कम उम्र होगी। नबीर ने मिनाल के फूले हुए मुंह को देखकर शरारतन कहा, उम्र में भी और वेट में भी। निहाल ने मुस्कुराकर टुकड़ा लगाया, क्योंकि आजकल मिनाल जोरों शोर से अपना वेट कम करने में लगी हुई थी। निहाल के की बात सुनकर जहाँ अनाया झिंपी वहीं मिनाल तप गई। देख रही हो आप सरवत आंटी, इन दोनों को। मिनाल अब रोने वाली होगी। खामोश हो जाओ तुम दोनों, बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो। और अनाया बेटा तुम भी तो बातें करो, कुछ बोलो, कब से खामोश बैठी हुई हो? सरबत ने इन दोनों को डांट कर खामोश बैठी अनाया से कहा। सबकी नजरों का जाविया अनाया की तरफ हुआ, जिस पर वो सिटपटा गई। जी आंटी, मैं सबकी बातें सुन रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। अनाया सबको अपनी तरफ मतवज्जो पाकर फौरन बोली, ओह तो ये दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और तुम्हें ये सब सुनकर अच्छा लग रहा है? मिनाल ने घूर कर खा जाने वाली नजरों से अनाया को देखा। नहीं आपी, मेरा वो मतलब हरगिज नहीं था। अनाया एकदम मिनाल से बोली। मिनाल, मजाक उड़ाने और करने में फर्क होता है, और यहाँ पर कोई मजाक नहीं उड़ा रहा। नमीर ने मिनाल को देखकर संजीदगी से कहा, तुम तो चुप ही रहो नमीर, चाहे तुम्हारी फैमिली की बात आए या फिर इस अनाया की बात है, तुम तो कभी मेरे फेवर में नहीं बोलोगे। मिनाल ने गुस्से में नमीर को देखते हुए बोला। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। शट अप मिनाल, आइंदा अपनी जुबान को लगाम देकर मुझसे तमीज से बात करना। बेशक तुम खाला जर्नी जैसी होगी, मगर मैं फरमान खालू जैसा नहीं हूँ, जो तुम्हारी बदतमीजियों को सबके सामने या अकेले में बर्दाश्त करूँ। इसलिए आइंदा बात करते हुए एहतियात करना। नमीर मिनाल को देकर इससे ज्यादा गुस्से में बोला। कमरे में एकदम दोबारा खामोशी तारी होगी। क्या हो गया है तुम दोनों को, किस तरह की बातें कर रहे हो? ये नमीर नमीर ये क्या तरीका है बात करने का? सरबत एकदम बीच में बोली। नबीर ने गुस्से में सर झटका। मैं चलती हूँ सरबत आंटी, काफी लेट हो गई, टाइम भी काफी वेस्ट हो गया मेरा यहाँ पर बैठे बैठे। मिनाल उठती हुई बोली, आओ मिनाल, तुम्हें मैं छोड़ आता हूँ।
निहाल जो काफ़ी देर से कमरे में खामोश बैठा था, मृणाल को उठता हुआ देखकर खुद भी उठता हुआ बोला। मृणाल ने गुस्से में एक नज़र नमीर को देखा और दूसरी कहर बरसाती नज़र अनाया पर डाली। अनाया, तुम तो अभी हो ना यहाँ पर? निहाल ने एक नज़र खामोश बैठी अनाया को देखकर पूछा। अनाया आज यहीं रुकेगी, इशरत से मैंने फ़ोन पर बात कर ली थी। अनाया की बजाय सरवत ने जवाब दिया। अनाया ने एक नज़र निहाल को देखा। निहाल इसी को देखकर मुस्कुरा रहा था। ज़बरदस्त मामा, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। फरमान खालू इसके हाथ की बिरयानी की बहुत तारीफ कर रहे थे। हसीन लड़की, समझो आज तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा पहला इम्तिहान है। हर नई नवेली दुल्हन पहले खीर बनाती है, लेकिन आज तुम हमें बिरयानी बनाकर खिलाओगे। नमीर अपने मूड को बर्दाश्त करता हुआ बोला, जिससे माहौल पर छाई हुई तलखी छट गई। कमरे में मौजूद मिनाल के अलावा सभी मुस्कुरा दिए, जबकि मिनाल सर झटक कर कमरे से बाहर चली गई और निहाल इसके पीछे इसको घर छोड़ने चला गया। अब नमीर अनाया से बातें करने लगा। नमीर का अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे मृणाल से इसकी कोई झड़प ही ना हुई हो। अनाया को लगा या तो वो बहुत अच्छा एक्टर है या फिर इसे मृणाल की परवाह ही नहीं। जबकि सरवत को नमीर और मृणाल की लड़ाई देखकर वो नमीर के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद होने लगी। रात का पहर था, खूब गरज चमक के साथ बारिश हो रही थी। सरवत अपने कमरे से निकलकर हॉल में आई तो इसकी नज़र नमीर पर पड़ी। नमीर, तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? सोए नहीं अभी तक? सरवत ने नमीर को देखकर पूछा। सो ही रहा था, मगर किसी के रोने की आवाज़ से आँख खुल गई। आप क्यों जाग रही हैं इस वक्त? तबीयत ठीक है आपकी? नमीर अब सरवत से पूछने लगा। अनाया को देखने आई थी, इसे डर लगता है बारिश से और बादलों की गरजने से। सरवत अनाया के कमरे में जाते हुए बोली, उफ मेरे खुदा, तो ये पागल लड़की रो रही थी, मेरा तो दिमाग ही नहीं गया इस तरफ। नमीर भी सरवत के पीछे अनाया के कमरे में जाता हुआ बोला। मनाल ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कई बार नमीर को अनाया के डर के बारे में बताया था कि वो बारिश से और अंधेरे से डरती है। अनाया, बेटा क्या हो गया है, इस तरह क्यों बैठी हो? सरवत अनाया के बेडरूम में पहुंची तो इसे बेड की बजाय कमरे के कोने में घुटनों में सर दिए बैठे देखा। शायद वो रो भी रही थी। आंटी, मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा है, आप प्लीज मामू जान को फोन करके बुला लें। अनाया ने अपना चेहरा उठाते हुए कहा। खौफ के आसार इसके चेहरे पर नुमायाँ थे, मारे खौफ के इसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। सरबत और नमीर खौफ में मुब्तला अनाया की हालत देखने लगे। उठो, यहाँ आओ मेरे पास, मेरे रूम में मेरे साथ सो जाओ, चलो। सरबत इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहने लगी, तभी अनाया सरबत का हाथ थाम कर खड़ी हो गई। हद है यार, वैसे तुम तो छोटे बच्चों से भी ज्यादा गई गुजरी हो। मम्मा छोड़ें आप इसका हाथ, आज मैं इसका बारिश से सारा डर निकालता हूँ। नमीर ने सरबत से इसका हाथ छोड़कर खुद अनाया का बाजू थामा और इसे बाहर ले जाने लगा। नहीं नहीं नमीर भाई, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दे, मैं मर जाऊंगी। अनाया खौफ के मारे चीखती हुई नमीर से अपना हाथ छुड़ाने लगी। नमीर क्या कर रहे हो? वो डर रही है। सरबत नमीर के पीछे आती हुई बोली, मगर नमीर सरबत और अनाया की ही सुने बगैर इसे बाहर ले जाने लगा। नमीर, ये क्या हरकत है? छोड़ो अनाया का हाथ। निहाल शोर की आवाज़ सुनकर अपने कमरे से निकल आया। सामने का मंज़र देखते हुए नमीर से बोला, यार आज के दौर में कौन इस तरह बारिश से डरता है? भला सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ, मैं इसका डर आज ही खत्म कर दूँगा। नमीर निहाल से बोलता हुआ हाथ बढ़ाकर बाहर का दरवाज़ा खोलने लगा, जबकि दूसरे हाथ से इसने अनाया का बाजू पकड़ा हुआ था। इस तरह डर खत्म करोगे तुम इसका? इस तरह तो वो और ज़्यादा डर जाएगी। हालत नहीं देख रहे हो तुम? इस वक्त इसकी। निहाल इन दोनों के करीब आता हुआ बोला। नमीर के हाथ से अनाया का हाथ छुड़ाया। अनाया दौड़ती हुई सरवत के पास गई और इससे जाकर लिपट गई। मामा, अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो आज अनाया को अपने पास सुला लें। निहाल ने सरबत से कहते हुए एक नज़र अनाया को देखा। वो सहमी हुई अभी भी सरबत से चिपक कर खड़ी थी। सरबत अनाया को अपने साथ अपने बेडरूम में लेगी। वो क्या तरीका है डर खत्म करने का? तुम इसे इस तरह ट्रीट करोगे? इस तरह तो ना ये जिंदगी भर इसका खौफ खत्म होगा और ना इसमें कभी कॉन्फिडेंस आएगा। सरबत अनाया के जाने के बाद नमीर निहाल को देखता हुआ बोला, मैं अनाया की नेचर और आदत तुमसे ज़्यादा नहीं जानता नमीर, बल्कि ये कहना ज़्यादा ठीक होगा वो शुरू से ही मुझसे ज़्यादा तुमसे फ्रैंक रही है। तुम्हारे इस तरह रिएक्ट करने से ये ना हो कि वो तुमसे ही डरने लगे, और मैं चाहता हूँ वो तुमसे हमेशा ऐसे ही फ्रैंक रहे। और कॉन्फिडेंस का क्या है, शादी के बाद वो लड़की में आ ही जाता है। वैसे भी वो जैसी है मुझे ऐसी ही क्यूट लगती है। निहाल की बात सुनकर नमीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ये मंगने की बात कुछ ज़्यादा ही क्यूट नहीं लगने लगी तुम्हें अपनी अनाया? नमीर आंखों में शरारत लिए निहाल को छेड़ने लगा। इसके अंदाज पर निहाल को हंसी आ गई। बकवास कम किया करो तुम, वो हकीकतन क्यूट ही है। मंगनी का क्या ताल्लुक इस बात से? निहाल इसको घूरता हुआ अपने कमरे में चला गया। कैसा फील कर रही हो अब?
अनाया सुबह किचन में नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी, तब निहाल किचन में आकर इससे पूछने लगा, "ठीक हूँ, आई एम सॉरी कल मेरी वज़ह से आप सब लोग डिस्टर्ब हो गए।" अनाया ने निहाल को देखते हुए कहा, वो शायद ऑफ़िस जाने के लिए तैयार खड़ा था। अनाया मसरूफ़ अंदाज़ में केटल में चाय डालने लगी। केटल इसने ट्रॉली में रखी तो निहाल चलता हुआ इसके करीब आया और अनाया का हाथ पकड़ा। "कल रात के लिए सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है, कल रात कोई भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, सिवाय मेरे। अनाया मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ कल रात से नहीं बल्कि मंगनी के बाद से। निहाल गौर से अनाया को देखता हुआ कहने लगा। निहाल की बात सुनकर अनाया सर झुका गई। निहाल ने अनाया की थोड़ी के नीचे अपनी उँगली रखकर इसका चेहरा ऊपर किया। मेरा अब मज़ीद डिस्टर्ब रहने का कोई ख़ास मूड नहीं है, इसलिए सोच रहा हूँ मम्मा से शादी का नेक्स्ट मंथ के लिए कह दूँ। निहाल अनाया से रात को अपनी सोची की प्लानिंग शेयर करने लगा। शादी इतनी जल्दी कैसे? मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 2 महीने बाद। अनाया इसकी बात सुनकर एकदम बुखला गई और हिचकिचाती हुई कहने लगी, तो अपने एग्ज़ाम शादी के बाद दे देना, अच्छा है ना? मैं ट्विटर की बजाय श्योर बनकर ज़्यादा अच्छी तैयारी करवा दूँगा। निहाल इसको घबराते हुए दिलचस्पी से देख रहा था और अनाया को अभी से अंदाज़ा हो गया कि वो एग्ज़ाम में बुरी तरह फ़ेल होने वाली है। निहाल ये बहुत जल्दी है, अनाया ने परेशान होते हुए कहा। जल्दी कहाँ है, अभी महीना खत्म होने में पूरे 15 दिन बाकी हैं। मुझसे पूछो ये 15 दिन मैं कैसे गुज़ारूँगा? वो मोहब्बत की पाश नज़रों से अनाया को देखता हुआ बोला। इसके हाथ पर हल्का-सा दबाव डालकर किचन से निकलने लगा। कुछ याद आने पर किचन के दरवाज़े से मुड़ा। एक बात और, अब तुम्हें कभी भी किसी इंसान से, बारिश से, अंधेरे से खौफ़ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। शादी के बाद मैं तुम्हें इन सब चीज़ों से अपनी बाहों में छुपा कर रखूँगा। मेरी पनाहों में तुम हमेशा खुद को महफ़ूज़ पाओगी। अनाया ने नज़रें उठाकर निहाल को देखा तो आँखों में नरम तासुर लिए इसी को देख रहा था। फिर मुस्कुराता हुआ किचन से बाहर चला गया। अनाया के चेहरे पर भी हसीन मुस्कुराहट आई। वो ट्रॉली में नाश्ता सेट करके किचन से बाहर निकलने लगी। लो भई, अब तुम्हें भी निहाल वाली बीमारी लग गई, अकेले में बैठकर मुस्कुराने की। अनाया अभी सरबत को सोता हुआ देखकर रूम से बाहर निकली, मतला साफ था, तभी बाहर लॉन में टहलने लगी, जिससे इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। नमीर जो थोड़ी देर पहले ऑफिस से आया, इसके पास आकर बोला, आप तो अब मुझसे बात ही नहीं करें, नाराज़ हूँ मैं आपसे। अनाया के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। वो नमीर को देखते हुए कहने लगी, अब मुझ मासूम ने क्या ख़ता कर दी जो मुझसे गंदे बच्चों की तरह नाराज़ हुआ जा रहा है? नमीर ने हैरानगी से अनाया को देखा जो वाक़ई इसे किसी छोटी बच्ची की तरह रूठी हुई लगी। कल रात को क्या करने वाले थे आप मेरे साथ? अनाया आँखों में शिकवा लिए नमीर से पूछने लगी। वो इस तरह शिकवा करते हुए नमीर को भी क्यूट लगी। निहाल इसे सही क्यूट कहता था। नमीर इसे देखकर मुस्कुराने लगा। यार कल रात निहाल ने आकर सारा काम ख़राब कर दिया, वरना मैं तुम्हें बारिश में खूब एन्जॉय कराने वाला था। नमी शरारती अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला, अगर आइंदा कभी आपने मेरे साथ ऐसा किया ना तो बहुत बुरी तरह नाराज हो जाऊंगी आपसे। अनाया ने नमीर को वार्न करते हुए कहा, हसीन लड़की, ये बीवियों वाले स्टाइल में निहाल को धमकाया करना शादी के बाद। शुक्र करो तुम्हारे निहाल की नेचर मेरी तरह नहीं है। अगर निहाल की जगह मैं होता ना तो कल रात तुम्हारा सारा डर खौफ 10 मिनट में हवा कर देता। नमीर इसे चैलेंज करता हुआ बोला। अनाया अभी भी नमीर को नाराज़गी से देख रही थी, मगर दिल में इसने वाक़ई खुदा का शुक्र अदा किया। यार तुमने तो छोटे बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया। बारिश जैसे रोमांटिक मौसम से भला कौन डरता है? थोड़ा-सा ब्रेव बनो और आजकल के दौर के हिसाब से खुद को बदलो। चलो मम्मा से मिलकर आओ, फिर तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नमीर इसको देखता हुआ बोला, क्योंकि इशरत का फ़ोन इसके पास आया था, वो अनाया को बुलवा रही थी। शाम से कॉलेज से घर आई तो इसे घर के बाहर नौफल की गाड़ी दिखी। वो माथे पर बल लिए घर में दाखिल हुई। आंटी, आपको कभी भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो या कोई भी काम पड़े, आप बिला झिझक मुझे याद करिएगा। आप मुझे अपने बेटे की तरह समझें, बल्कि समझने की ज़रूरत नहीं, मैं आपका पक्का वाला बेटा हूँ। शाम से सहन में आई तो इसके कानों से नौफल की आवाज़ टकराई। तो अब तुम घर के अंदर भी पहुँच गए और ये क्या बातें कर रहे हो मेरी अम्मी से? ये पक्का वाला बेटा क्या होता है? शांति ने ड्राइंग रूम में दाखिल होकर नौफल को देखते हुए कहा, जो नायला के सामने कुर्सी पर विराजमान था। शांति जल्दी से किचन में जाओ, चाय का पानी रखो फ़ौरन। नायला ने मुड़कर अपने पीछे शांति को आँखों में तनबिया करते हुए वहाँ से जाने के लिए कहा, क्योंकि नायला शांति के बिगड़े हुए मूड का अंदाज़ा इसकी बातों से लगा चुकी थी।
सिर्फ चाय से कहाँ काम चलेगा, आपको मालूम नहीं है ये मौसूफ तो ऐसे इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, पूरे पकवानों का इंतज़ाम करना पड़ेगा इनके लिए तो। शानज़ नौफल को घूरती हुई बोली। नौफल इसको देखकर मुस्कुराए जा रहा था। शानज़ तमीज़ से बात करो, तमीज़ बिल्कुल भूलती जा रही हो तुम दिन-ब-दिन। बेटा तुम इसकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मनाना। आजकल गर्मी ज़्यादा है, कॉलेज से आती है तो इसका दिमाग ऐसे ही खराब रहता है। नायला शांदे को डपटने के साथ नौफल से शाइस्तगी से बोली, अरे नहीं आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप? भला अपनों की भी बातों का बुरा माना जाता है? नौफल ने शांदे को देखकर लफ्ज़ अपनों पर ज़ोर देते हुए कहा, नायला बहन ज़रा यहाँ आकर बात तो सुनना। नायला नौफल को कुछ बोलती इससे पहले सेहन से किराएदार की आवाज़ आई, जाइए अम्मी, अकरम की अम्मा को ज़रूर किसी मसाले या चाय की पत्ती की ज़रूरत होगी। शांते मुँह के ज़ाविये बिगाड़ती हुई बोली। नायला इसको घूरकर नौफल को मुस्कुराकर देखने लगी और कमरे से बाहर निकल गई। इतनी छोटी सी तुम्हारी नाक है, इस पर सारा वक्त इतना गुस्सा कैसे सवार रखती हो आखिर? नौफल चेहरे पर संजीदगी लाए मुस्कुराती नजरों से इसको देखकर पूछने लगा, तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो। शांते इसको जवाब देकर अपने कमरे में जाने लगी। रुको ज़ालिम हसीना, मेरी बात तो सुनो। नौफल ने इसको जाता हुआ देखकर एकदम पुकारा। क्या ज़ालिम हसीना, खबरदार, जैसे घटिया नाम से मुझे आइंदा पुकारा तो। शांते को अपना नया नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया, जैसे अपने सामने बैठा हुआ ये एसपी पसंद नहीं था। तो फिर तुम खुद ही बता दो, तुम्हें प्यार से किस नाम से पुकारूं? नौफल शांते को देखकर शौकी से पूछने लगा। तुम्हें ज़रूरत नहीं है मुझे पुकारने या मुखातिब करने की। चाय पियो और फ़ौरन निकलो यहाँ से। शांता ने माथे पर त्यूरी चढ़ाते हुए नौफल को जवाब दिया। चाय कौन पिएगा इस गर्मी में? क्यों ना कुछ मीठा हो जाए? नौफल मायने खेदी से शांते के होठों को देखता हुआ बोला। इसकी हिम्मत देखकर इसकी बात का मफ़हूम समझ के शांते को अच्छा खासा गुस्सा आ गया। वो सिर्फ़ दूसरों के साथ नेकी कर सकता था। इसके सामने वो सिर्फ़ अपनी ठड़कपन दिखाता था। मीठा तो मैं तुम्हें अच्छी तरह खिलाती हूँ। शांति गुस्से में नौफल की तरफ बढ़ी। इरादा वो इसका गाल सुजाने का रखती थी, मगर बदकिस्मती से टेबल में अटक कर इसका पाँव बुरी तरह लड़खड़ाया और वो नौफल के ऊपर जा गिरी। उफ, इतनी फर्माबरदारी से तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करने मेरे पास आई हो, यकीन नहीं हो रहा मुझे। शांति का पूरा वजन ही नौफल के ऊपर था। नौफल ने इसे कमर से थामा हुआ था। मेरी कमर पर से अपने हाथ हटाओ बेहुदा इंसान। शांति घबराहट में नौफल की शर्ट दोनों कंधों की तरफ से पकड़कर बोली, पहले ये बताओ कल पुलिस स्टेशन क्यों आई थी? शांति का चेहरा करीब होने की वजह से वो गौर से इसको देखकर सवाल करने लगा। ये पूछने के लिए हमारे ऊपर हमदर्दी और मेहरबानी के पीछे आखिर क्या वजह है? शांति ने नौफल के कंधों पर वजन डालकर खुद इससे अलग होना चाहा तो नौफल में इसकी कमर पर दबाव डालकर इसका इरादा नाकाम किया। इस दिन कार में तुम्हें घर छोड़ते हुए सारी वजूहात मैं बता चुका हूँ। ये बात अपने दिमाग में बिठा कर रखो कि मैं तुमसे गाफिल हरगिज़ नहीं हूँ। जिसे तुम हमदर्दी समझ रही वो मेरी केयर करने का अंदाज़ है। अब तुम जो भी समझो, बस खुद को मेरी अमानत समझो। नौफल ने बोलते हुए शांति को सीधा खड़ा किया, क्योंकि अब सहन से अकरम की अम्मा की आवाज़ आना बंद हो गई थी। यकीनन अकरम की अम्मा अब चली गई थी। बड़े आए अमानत समझो ज़बरदस्ती है क्या? शांति अपना दुपट्टा ठीक करते हुए नौफल को घूरने लगी। हाँ, कुछ ऐसा ही है। नौफल शांति को आँख मारता हुआ बोला। इतने में नायला कमरे में आ गई। नौफल दोबारा शरीफाना अंदाज में मासूम सी शक्ल बनाकर बैठ गया। शांति इसको घूरती हुई अपने कमरे में चली गई। सरवत ने निहाल की बात पर अमल करते हुए फरमान से मशवरा करके अगले माह की 8 तारीख को निहाल और अनाया की शादी की डेट फिक्स कर दी, जिसके सब दोनों फैमिलीज़ में शादी की तैयारियाँ जिसके सबब दोनों फैमिलीज़ में शादी की तैयारियां अमल में आ गईं। नमीर 1 घंटा पहले ऑफिस से घर आया। इस वक्त सरवत और निहाल अनाया को लेकर शॉपिंग के सिलसिले में बाहर निकले हुए थे। नमीर सोफे पर नींद दराज हाथ में रिमोट पकड़े टीवी के चैनल चेंज कर रहा था, तभी इसको झटका लगा। वो उठ बैठा और इसने इसने 2 चैनल पीछे किए। इसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। ये कोई मॉडलिंग शो था जिसमें रैंप पर कैटवॉक करती हुई लड़की कोई और नहीं मृणाल थी। नमीर ने काफ़ी देर तक बेयकीनी से स्क्रीन पर नज़र जमाए रखी। मृणाल की ड्रेसिंग देखकर नमीर का चेहरा ज़ब्त के मारे सुर्ख होने लगा। वो अपना मोबाइल उठाकर मृणाल का नंबर डायल करने लगा, मगर इसका नंबर बिजी जा रहा था। 2 से 3 बार ट्राई करने के बाद नमीर गुस्से में कार की कीज उठाकर इशरत की तरफ चला गया।
آج کے لیے اتنا ہی، ہم جو نیکسٹ ایپیسوڈ کو اب ہم کل ریڈ کریں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ناول کے بارے میں مجھے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ کل پھر میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔